नहीं तो हो रहा है लाइट, ये तो चल गया। स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। हमारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन, उपस्थित हैं। हम लोग उनका स्वागत करते हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारे इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग आज सेमेस्टर 3 की चर्चा करने जा रहे हैं, और सेमेस्टर 3 में हम लोग आयुर्वेदिक से शुरुआत कर रहे हैं। वात पित्त कफ।
तो हम लोग दोष अध्याय 5 चरक 1 अध्याय 5 हम लोग अनु ठुकराल जी का स्वागत करते हैं। वो समवाय फाउंडेशन की स्टूडेंट है और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोग आयुर्वेदिक से शुरुआत कर रहे हैं। अध्याय 5 ये दोष है वात पित्त कफ धातु और मल। तो दोष क्या है? पूरा जो हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम है उसमें आयुर्वेद में कहा गया कि पंच महाभूत, तो पंच महाभूत का उन्होंने कहा कि पंच महाभूतों के माध्यम से ही शरीर का निर्माण हुआ है। तो उन्होंने पहला कहा कि पंच महाभूत क्या? आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। ये जो पंच भौतिक पदार्थ थे, जो भौतिक द्रव्य थे, तो उनको उन्होंने महाभूत कहा। तो ये 5 महाभूत हुए। लेकिन शरीर के निर्माण में केवल इनकी भूमिका नहीं मानी गई थी आयुर्वेद में, बल्कि ये कहा गया था कि 4 और द्रव्य हैं जो पराभौतिक है, जो भौतिक नहीं है और पराभौतिक है, उनका भी सहयोग है। तो वो ऐसे कहा गया था, काल दिशा मन आत्मा, 9 द्रव्यों की बात करते हैं। तो वहां पर एक श्लोक उन्होंने लिखा था कि खादिन आत्मा मन कालो दिशा द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम और निरेंद्रियम अचेतनम। तो उनका आकाश वायु, खादीन माने आकाश वायु आदि, तो आकाश आदि, तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल दिशा मन और आत्मा, इन 9 इनको अगर समग्र में कहा जाएगा तो द्रव्य कहा गया था। लेकिन पंच पहले महाभूत भौतिक वालों को महाभूत कहा गया था, पराभौतिक को द्रव्य कहा गया था। लेकिन अल्टीमेटली अगर 9 की बात करें तो हम उनको द्रव्य कह सकते थे। आयुर्वेद से जो इतर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हुआ तो उन्होंने तम को भी एक द्रव्य के रूप में माना। वो भी पराभौतिक है, लेकिन उसको द्रव्य के रूप में मान लिया। कैसे माना? चर्चा हुई थी आयुर्वेद में, चर्चा हुई थी तम की, और ये कम कहा गया था कि तम से ही सृष्टि हुई है, इस पर पूरी चर्चा हुई। लेकिन आयुर्वेद ने कहा कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है और नॉन एग्जिस्ट करती है, दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है। अगर तम है तो जब प्रकाश होगा तो तम खत्म हो जाएगा, और जब प्रकाश नहीं होगा तो तम आ जाएगा। तो इसलिए प्रकाश उन्होंने अग्नि के रूप में माना था। तो आकाश वायु अग्नि था, तो उनका अग्नि का अभाव होगा तो तम हो जाएगा, और अग्नि का अगर भाव होगा तो तम नहीं रहेगा। तो चूंकि अग्नि को उन्होंने माना था द्रव्य के रूप में या पंच महाभूत के रूप में, इसलिए उन्होंने तम पे चर्चा जरूर किया, लेकिन तम को द्रव्य के रूप में स्थापित नहीं किया। तो इसलिए उनका 9 द्रव्य की स्थापना थी, और 9 द्रव्यों के आधार पर मनुष्य का या मानो कोई भी संसार की कोई भी वस्तु है उसका निर्माण। अब जब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात हुई तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने तम को भी कहा कि तम से ही सृष्टि हुई है, इसलिए तम भी उसमें आता है। तो तम को माना उन्होंने द्रव्य के रूप में, और उसमें सरलता ये हो गई कि हमारे पास 10 उंगलियां थी और 10 हमारे पास 10 उंगलियां थी और 10 हमारे पास द्रव्य थे, तो हमारे पास स्थापना के लिए बहुत आवश्यक हो गया। और इसके पहले हमारे बीच में आबा जैन जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनका भी स्वागत है। तो अब क्योंकि 10 द्रव्य थे और 10 उंगलियां थी, तो स्थापना में सरलता होगी। और स्थापना क्यों की गई? क्योंकि इसके पहले प्रोफेसर पार्कजेवु का आगमन हो चुका था, और 1975 के आसपास उन्होंने एक अपनी थ्योरी दिया था, सुजोग थ्योरी। सुजोग थ्योरी का कंसेप्ट ये था कि सु माने हाथ और शरीर, सु माने हाथ और जोग माने पैर। तो उन्होंने कहा जैसे उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कि ब्रह्मांड की तुलना, जैसे अब कंसेप्ट क्या था, ये भी कंसेप्ट कहां से लिया गया था? अब देखिए, आयुर्वेद में एक श्लोक है, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। यानी उन्होंने कहा कि जो भी ब्रह्मांड में है
वो मानव शरीर में, यानी पुरुष को कहा था उन्होंने, पुरुष को कहा कि पुरुष क्या है, उनका पुरुष क्या है, तो उन्होंने कहा कि खादेय चेतना षष्ठा, खादेय चेतना षष्ठा धातु पुरुष स्मृता, यानी खादेय माने खा आदि, यानी अखा माने आकाश, तो आकाश आदि यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और इनमें अगर चेतना धातु जोड़ दें तो ये इसको पुरुष बोलेंगे। यानी वो नारी और पुरुष के संदर्भ में जो हम लोग सामान्य परिभाषा में नारी पुरुष की बात करते हैं, इस रूप में नहीं था, बल्कि वो धातुओं के संदर्भ में था कि अगर पंच महाभूत होंगे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और उसमें धातु हम चेतना धातु जोड़ देंगे तो वो हमारे पुरुष की संज्ञा उससे तय हो जाएगी, यानी नारी पुरुष दोनों। तो उन्होंने कहा कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा है तावंत है पुरुष, और यावंत है पुरुषो तावंतो लोके, यानी जो भी कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे इस पुरुष में है, और जो भी पुरुष में है वो ब्रह्मांड में है। तो यानी ब्रह्मांड से तुलना पुरुष की कर दी गई। तो जब ये थ्योरी आई, तो ये थ्योरी बहुत पहले थी, 600 ईसा पूर्व की थी, आयुर्वेद की थ्योरी। प्रोफेसर राजदेव ने इसी सिद्धांत का अनुगम, मतलब इसी सिद्धांत को अनुसरण किया, मतलब इसको सिद्धांत को माना, स्वीकार किया, और कहा कि जैसे हम तुलना कर सकते हैं कि जो भी कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, तो हमारे शरीर को भी हमारे शरीर में कोई ऐसा अंग होगा, कोई ऐसा सिस्टम होगा जिसकी तुलना हम कर सकते हैं पूरे शरीर से। तो ऐसा उन्होंने हाथ और पैर में देखा कि जैसे उन्होंने उसी तरह उदाहरण दे दिया कि जैसे हाथ में हमारे शरीर का भाग कर सकते हैं, वैसे हम हाथों में कर सकते हैं। तो इसलिए जो शरीर की तुलना थी उसको हाथों में कर दिया, पैरों में कर दिया, और इसी आधार पर जो शरीर में जहां जहां मेरिडियन संभव है, जहां जहां भी ऊर्जा के स्रोत संभव है, उसको उन्होंने हाथों में पूरे शरीर को स्थापना कर दिया। तो जब उन्होंने शरीर में पूरे मेरिडियन की स्थापना कर दिया तो हमारे लिए और सरल हो गया कि हम आगे चलकर अपने उसमें 5 हमारे पास 10 द्रव्य थे, और 5 पंचमहाभूत के रूप में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और उसको कहा था उन्होंने खादिन यात्मा मन कालो दिशा से द्रव्य संग्रह। तो दिशा से सब मतलब आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये हमारे पंच महाभूत है, और काल दिशा मन आत्मा, और एक हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्युप्रेशर में तम को भी कह दिया। तो ये हमारे पास 10 द्रव्य हो गए, 10 द्रव्य और 10 हमारे पास उंगलियां, हमने एक एक द्रव्य को एक एक उंगली में स्थापित कर दिया। अब ये हमारा तो स्थापना हो गई, हमने मतलब ये हमारा कंसेप्चुअल है। चाइनीज एक्युप्रेशर में, चाइनीज एक्युप्रेशर जो ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जिसको मतलब टीसीएम बोलते हैं, वो कंसेप्ट है क्या है, वो वैचारिक है, यानी वो दार्शनिक विचार है। वैसे आयुर्वेद भी दार्शनिक विचार है, दर्शन के आधार पर। मॉडर्न साइंस से थोड़ा डिफरेंट ये विचार है कि पहले दार्शनिक विचार जो चल रहा था कि मेरिडियन यहाँ पर है, इन पॉइंट्स हैं, और ये हमारे एक्यू पॉइंट्स कहलाते हैं, और यहाँ पर हमारी ऊर्जा का स्रोत है, यानी ऊर्जा यहाँ से ट्रेवल कर सकती है, ये कंसेप्ट था। प्रोफेसर डॉक्टर आर वाल ने, जर्मनी के डॉक्टर आर वाल ने 1940 के आसपास ये इस बात कह दिया कि भाई नहीं, एक डर्मेट्रॉन मशीन बनाई, और उनसे कहा कि जिन पॉइंट्स को हम कह रहे हैं पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पर हमारी अगर हम लोग एनर्जी को नापेंगे तो हम जो इलेक्ट्रिक जैसे करंट की बात होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट के संदर्भ में पूरी तरह से नापेंगे तो वहां रेजिस्टेंस कम होगा। यानी डॉक्टर वॉल ने उस ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम, यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को जो था स्थापित कर दिया, यानी कहा कि ये जो यहाँ पॉइंट बता रहे हैं टीसीएम में, वो पॉइंट हमारा रियली जस्टिफाइड है और वो मिलता है। यानी जो दार्शनिक विचार था, उस दार्शनिक विचार से और मॉडर्न साइंस के विचारों को साम्य कर दिया, उन्होंने सीमेंटिंग कर दिया इस आइडिया की। हमारे आयुर्वेदिक एक्युप्रेशर में क्या है, आयुर्वेदिक एक्युप्रेशर में हम स्थापना कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर
हम अगर हम कहते हैं छोटी उंगली सबसे छोटी, राइट में सबसे छोटी उंगली में हम कहते हैं आकाश है, तो हमारी ये स्थापना है और इसको हम आश्रय दे रहे हैं मन से। मन हमारे पास एक शक्तिशाली द्रव्य है जो काफी कुछ तय करता है। बस यहां तक बात की चर्चा अभी तक, क्योंकि बहुत डिटेल हो जाएगा। अब दोष क्या है, तो पंच महाभूत और 5 जो है भौतिक पदार्थ और 5 जो है हमारे पराभौतिक द्रव्य। तो पंच महाभूत और 5 पराभौतिक द्रव्य वो सूक्ष्म थे, पराभौतिक द्रव्य सूक्ष्म थे, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम, ये सब सूक्ष्म के रूप में है। और ये क्या है, स्थूल रूप में कौन है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी भौतिक रूप से है। तो दोनों की यानी अगर आप स्थूल से सूक्ष्म तक की यात्रा करें तो इस यात्रा में इन पंच महाभूतों ने क्या किया, आपस में कोऑर्डिनेट किया, आपस में एक दूसरे से मिलान किया और मिलने के बाद एक बल की सृष्टि कर दिया। उस बल को हम कहते हैं वात और पित्त और कफ। तो भौतिक से पराभौतिक यात्रा के बीच में इन पंच महाभूतों ने आपसी संयोग करके 3 बलों की सृष्टि किया कि यदि शरीर में ये बैलेंस फॉर्म में रहेंगे तो शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी, और अगर ये वात पित्त कफ तीनों बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो बीमारी आएगी। हर शरीर का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसमें वात की मात्रा, जिसमें पित्त की मात्रा, कफ की मात्रा होगी, ये बैलेंस फॉर्म में होंगे। तो अगर बैलेंस फॉर्म में होंगे तो शरीर को ये बल प्रदान करेंगे। लेकिन अगर ये इनबैलेंस फॉर्म में हुए तो यही शरीर के लिए दोष साबित होंगे, यानी यही शरीर बीमार हो जाएगा और तब यही बल दोष के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे धातु मल हम लोग आगे देखेंगे। उसी तरह धातु मल भी है, उसी तरह है जैसे दोष है धातु और मल है कि ये शरीर जो है निर्मित है उन धातुओं से निर्मित है, और वे धातुएं जब साम्य अवस्था में माने बैलेंस फॉर्म में रहती हैं तो वो शरीर की रचना करती हैं और शरीर को बल प्रदान करती हैं। लेकिन अगर ये बैलेंस फॉर्म में नहीं होंगी तो यह वही धातुएं इम्बैलेंस फॉर्म में होने पर शरीर को बीमार कर देंगी। मल जो निकलता है, जो यानी अवशिष्ट पदार्थ जो रहता है वो शरीर में रहेगा तो वो भी होना आवश्यक है, वो होता है क्योंकि मल जब तक नहीं सृजित होगा, पूरे किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में 3 चीजें होती हैं। पहला एक प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा एक बाई प्रोडक्ट बनेगा और तीसरा वेस्टेज बनेगा। तो जब भी कोई भी कैटाबॉलिज्म होता है तो कोई ना कोई एक पहले आपका मेन पदार्थ बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट है ये, दूसरा एक बाई प्रोडक्ट है। कोई फैक्ट्री की तरह देखिए, शरीर एक फैक्ट्री की तरह है, उसमें कोई, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन लेता है और दोनों को कंबशन करा देता है, दोनों को जला देता है, और जलने से बनता क्या है, देखिए क्या बनता है, पहला तो बनता है आपको एनर्जी, वो एनर्जी आपका प्रोडक्ट है, 7.3 किलो कैलोरी बनती है, तो वो हमारी जो है प्रोडक्ट है। दूसरा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा क्या बनता है, जल। तो जल हमारा बाई प्रोडक्ट है, जल हमारे लिए हानिकारक नहीं है, बाई प्रोडक्ट है, उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। लेकिन तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारा अवशिष्ट पदार्थ है, वेस्टेज है, हम उसको बाहर निकाल देते हैं। उसी तरह मल भी बाहर जब तक नहीं निकलेगा तो मल सृजित होगा, मल अवशिष्ट पदार्थ है, प्रोडक्शन सिस्टम को भाग है। तो ये भी अगर इन सब बैलेंस फॉर्म में रहेंगे तो हमारा अधिक सार्थक होगा, हमारे शरीर काफी ठीक रहेगा। लेकिन अगर हम बैलेंस फॉर्म में नहीं होंगे तो वो हानिकारक होगा और शरीर को कष्ट प्रदान करेगा, बीमारी आएगी। तो यहाँ दोष जिन्होंने कहा कि तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। अभी क्या कहा, अब यहाँ देखिएगा, उसका हिंदी पढ़िए, चेतना धातु अधिकार पूर्वक जिसमें प्रविष्ट होता है, जो पंच महाभूत कौन है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी,
कि विकार का, यानी दोनों के बीच में कोई रिएक्शन हुआ है, इनके विकार का समूहात्मक रूप है, और जो संयोग वाही है, वादी नहीं, अगर कहीं वादी लिखा है तो किताब में करेक्शन कर लीजिए, संयोग वाही कर लीजिए। संयोग माने बैलेंस फॉर्म में ले जा रहा है, दोष धातु मलों के संयोग का बैलेंस फॉर्म को वहन करने वाला है, उसको शरीर कहा गया है। अब ये बात क्यों कह दिया, चेतना धातु अधिकार पूर्वक क्यों कह दिया, यही ये देखनी बात है कि अधिकार क्यों है चेतना का। तो यानी चेतना का अधिकार इसलिए है कि चेतना कहती कि खादेय चेतना षष्ठा धातव है पुरुष है स्मृत है। जब पुरुष संज्ञा तब तक प्राप्त नहीं करेगा जब तक चेतना धातु नहीं आएगी। उधर क्या है, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम नित्य गशानुबंधस्य पर्यायारु प्रचतई। आयु की परिभाषा में कहा गया है, वहां पर देखिए कि शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। तो अगर शरीर है और उसकी कोई आयु है तो चेतना को आना पड़ेगा। चेतना जानती, फिर क्या कहा, उनको कहा शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्य गशानुबंध। एक और है नित्यग है, नित्यग माने गतिशील है, और क्या है अनुबंध है, अनुबंधस्य है। जो अनुबंध कहा गया है, व्हाट इज दिस कॉन्ट्रैक्ट, ये चेतना, ये आत्मा, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वही चेतना है। वो चेतना का अनुबंध है शरीर के साथ कि इतने वर्षों तक वो उसके साथ रहेगी और फिर छोड़ देगी। तो चेतना धातु जानती है कि बिना मेरे शरीर में प्रवेश किए हुए ये पुरुष संज्ञा को प्राप्त नहीं करेगा, यहां मेरा राइट है। जैसे आप कोई घर बनाए खुद ही, तो घर आप जानते हैं कि जब तक घर का मालिक नहीं आएगा तब तक घर को घर नहीं कहा जाएगा। तो घर में जो मालिक आता है उसके पास चाबी होती है, वो जानता है कि बिना मेरे आए हुए ये घर कहलाएगा नहीं। वैसे ही चेतना जानती है, आत्मा जानती है कि मेरे बिना आए हुए यह शरीर किसी दशा में कार्यशील नहीं रहेगा। ये आयु का जो परिभाषा है, आयु ही नहीं कहलाएगी। तो इसलिए वो अधिकार पूर्वक प्रवेश करता है कि मेरा इस घर में अधिकार है, इस शरीर मेरा घर है और इसमें मेरा अधिकार है। और ध्यान दीजिएगा, आप नोट कर लीजिए कहीं पर अलग से कि चेतना धातु आत्मा, जिसको आत्मा कहते हैं, आत्मा बिना मन के किसी भी शरीर में प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि चेतना स्वयं कोई काम नहीं करती है। उसको काम करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। व्यक्ति माने हम भौतिक उसकी बात कर रहे हैं, वो मन चाहिए, वो मन है वो जो काम करेगा। चेतना कोई काम नहीं करती। चेतना स्वयं कर्ता कहलाती है, लेकिन चेतना कोई काम नहीं करती। कर्ता मन है, करने वाला मन है, लेकिन मन को कर्ता नहीं कहा जाता, क्योंकि यही चेतना धातु है, वही पावरफुल है। वो बिल्कुल अध्यक्ष की तरह, जैसे कोई किसी आप इंडस्ट्री उसका कंपनी का अध्यक्ष माने कि वो कोई काम नहीं कर रहा है और सारा काम सीईओ से करा रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी से। तो मन को आप सीईओ की तरफ समझिए। वो मन जब तक चेतना में क्या कहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बिन पग चलई और सुनई बिन काना और कर बिन कर्म करे विधनाना और आनंद रहित सकल रस भोगी और बिन बानी बक्ता बढ़ जोगी। चेतना कोई काम नहीं करती, सब काम के लिए कर्ता कहलाती है। सारा कंट्रोल उसके हाथ में है, लेकिन स्वयं करता नहीं, स्वयं खुद नहीं करती। खुद कर्ता कहलाती है, काम नहीं करती है। कर्ता मन है, कर्ता नहीं कहलाता। तो चेतना धातु अधिकार और ये जो शरीर पंच महाभूतों के विकार का समूहात्मक रूप है। कौन, मतलब सारे पंच महाभूत मिले हुए हैं इसमें, इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, महाभूत है। क्यों? तो पंच पृथ्वी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के विकार का, कोई विकार माने
किसी में कोई परसेंटेज है, किसी में कोई परसेंटेज, यही विकार है। इन दोनों, इन सब ने जब मिलान किया तो कोई एक कंपोजिशन बना, हर शरीर में एक अलग अलग कंपोजिशन है, तो इसको विकार कहा गया। क्योंकि जब कभी कोई वहां जो भी शरीर का रिएक्शन, हम लोग इसको समझ सकते हैं अपने उसमें कि जो भी रिएक्शन वाला है वो विकार है, वहां पर कहा गया। ये दार्शनिक विचार के रूप में है, वो विकार है, उसका समूहात्मक समूह है, समूह रूपता है। और जो संयोगवाही माने जो धातु, ये दोष, जो मतलब बल धातु और मल के संयोग का, बैलेंस फॉर्म का को लेके चलने वाला है, इसको शरीर कहते हैं। क्योंकि जब इस शरीर में, क्यों संयोगवाही इसीलिए कहा गया है, बैलेंस फॉर्म में लेके चल रहा है। क्योंकि जब इस शरीर में धातुएं विषमता को प्राप्त होती हैं, यानी बैलेंस फॉर्म में नहीं रहती हैं, तब शरीर कष्ट को होता है या विनाश, या तो मर जाता है और या कष्ट होता है। धातुओं की विषमता उनके बढ़ने और घटने से होती है। ये बैलेंस फॉर्म या तो बढ़ेंगे तो भी इम्बैलेंस है, और घटेंगे तो भी इम्बैलेंस है। और ये वृद्धि तथा ह्रास किसी अंग विशेष द्वारा या प्रकृति द्वारा होता है, या तो नेचर में कहीं हो गया, किसी पावर जो ऊर्जा आई उसके माध्यम से, और या कोई किसी अंग में, किसी में कोई गड़बड़ी हो गई, किसी के फंक्शन में, कोई फंक्शनैलिटी में, कोई स्ट्रक्चर या फंक्शन में। तो दोष धातु एवं मल मूलम ही शरीरम। मूल माने जड़। जैसे पृथ्वी में क्या होता, पेड़ होता है, पेड़ में जड़ होती है। अगर जड़ को हम काट दें तो पूरा वृक्ष नष्ट हो जाएगा। तो जड़ महत्वपूर्ण है, वही बीज रूप है जड़। तो जड़ जो है उसे, ये शरीर के मूल है, आधार है। ये सारे कौन है? दोष और धातु और मल, तीन चीजें हैं शरीर में। दोष है, यानी दोष को बल कह दीजिए, बल है, धातु है और मल है, तीनों इस शरीर के मूल है। अगर ये ना हो तो शरीर का उत्पत्ति नहीं होगी, शरीर का विकास नहीं होगा, शरीर अपने काम को, फंक्शन, अपने सारे फंक्शन को नहीं कर पाएगा, तो फिर शरीर नहीं कहलाएगा। और जब शरीर है तो शरीर में सारी चीजें, सारे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी समाहित है, क्यों? द्रव्य है। और द्रव्य के बारे में हम लोगों ने क्या कहा? आयुर्वेद ने कहा, पिछली द्रव्य की परिभाषा दी गई आयुर्वेद में। किसी थेरेपी में ऐसी परिभाषा नहीं दी गई है। साइंस में कहा गया उन्होंने कि मैटर जो है, जो एग्जिस्ट करता है और जो किसी स्पेस में एग्जिस्ट करता है और जिसमें वेट होता है, ये कह दिया। यहाँ पर कहा नहीं, यत्रा, यहाँ पर हम लोगों ने कहा यत्राशिता कर्म गुणा कारणम संवाह्य तद द्रव्यम। द्रव्य वो है जिसमें सारे क्या है? यत्राशिता कर्म गुणा, कर्म और गुण जिस पर आश्रित हो, और जो मतलब द्रव्य जो इस तीन चीजों का समवायी कारण हो। समवायी कारण माने ऐसा रीजन जिसकी वजह से अलग न कर सके। अगर गुण है और कर्म है तो वो शरीर में रहेंगे। यहाँ देखिए, द्रव्य जो है, पांचों महाभूत जो है क्या है? ये शरीर में एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि शरीर क्या है? शरीर उनको ऐसे किए हुए है कि उनको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये अलग हो गए तो फिर शरीर नहीं रहेगा। दिस इज द कंसेप्ट। अब दोष क्यों कह रहे हैं इनको? कि दूषण तीत दोषा, जो शरीरगत धातुओं को दूषित करें उनको हम लोग दोष कहते हैं। ये शक्ति है, ये बल है, बल के रूप में। लेकिन अगर जब ये इम्बैलेंस फॉर्म में होंगे तो ये धातुओं को दूषित करने लगेंगे। कहीं गर्मी कर देंगे, पित्त है गर्मी कर देगा, कफ है कफ अधिक क्रिएट करेगा, वात है तो अपना वो अपने मेन वो बहा ले जाने वाली जो गति है उसकी वजह से परिवर्तन कर देगा विचारों में। शरीर के दोष तीन है, वात, पित्त, कफ। ठीक, अब क्या है? हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको? अनु मैडम, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके कारण भी है। जो बात जैसे जैसे हम लोगों ने पढ़ा था चाइनीज में,
हम लोगों ने वहां 3 चीजें पढ़ी। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि कोई बीमारी है तो या तो एक्यूट डिजीज आती है, जिसको कहेंगे तुरंत आई तो उसको एक्यूट बोला। फिर हमने कहा कि नहीं, सबसे बहुत बीमारी बहुत गंभीर वाली हो गई तो हमने उसको कहा कि क्रॉनिक डिजीज कह दिया। और बीच में हम लोगों ने कहा कि सब एक्यूट, एक एक तीसरी दो उनके मध्य वाली बीमारी हुई, अब सब एक्यूट। जो वहां पर एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज के रूप में है, वही यहाँ वात, पित्त और कफ के रूप में है। वात माने एक्यूट, पित्त माने सब एक्यूट और कफ माने क्रॉनिक, इसलिए इनको पढ़ रहे हैं। क्योंकि आयुर्वेद का कंसेप्ट ये है कि यह वात, पित्त, कफ तीनों शरीर को बैलेंस किए रहते हैं, तो इसलिए पढ़ना जरूरी। वायु वायु पित्तम कफशोक्ता शारीरो दोष संग्रह और मानस पुनरुद्दिष्टौ रजश्च तम एव च। वायु, वायु और पित्त और कफ च, कफ के बाद जब च लग जाएगा तो श हो जाता है। वो कफ के बाद तो हलंत, वो दो ह वाला है वो हट जाता है, उसकी जगह च लग जाता है, तो कफ प्लस च उगता है। कफ च उगता है मतलब जो कहा गया है, वायु पित्त और कफ जो कहा गया है, ये शरीर माने शरीर के दोष संग्रह, शरीर के दोष हैं। और मानस माने मानस के, मन के, मन के क्या है? मानस पुनरुद्दिष्टौ रजश्च एवच, यानी मन के जो दोष हैं वो कौन है? तम और रज। 3 शक्तियां हैं मन की, 3 शक्तियां हैं, सत्व है, रज है और तम है। सत्व 3 शक्ति के रूप में, रियली शक्ति के रूप में है, जो जिसके बाद माध्यम से आप क्वालिफाइंग स्टेज पाते हैं और तब आप मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन रज और तम मन को घुमाती रहती हैं, और रज और कभी रजोगुण अधिक प्रभावी होता है, कभी तमोगुण, और ये इसकी वजह से मन के रोग होते हैं। ये अब धातु क्या है? धारणा धातु है, जो शरीर को धारण करे, यानी इन्हीं धातुओं की वजह से शरीर है आपका। अगर ये धातुएं न हो तो शरीर नहीं रहेगा। ये शरीर को धारण करती हैं, इसलिए इनको धातु कहते हैं। शरीर में धातुएं कौन है? हम लोग कहते हैं रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा और शुक्र। और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर एक और कंसेप्ट में आता है, वो कहता है कि ओजस, वो कहता है कि ओजस इनका सबका कंबाइंड फॉर्म है ओजस के रूप में। लेकिन आयुर्वेद नहीं कहता। ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ओजस का कंसेप्ट लाया गया है, लेकिन आयुर्वेद में नहीं। मल क्या है? मलिनीकरणा मला। मल इसलिए कहा गया कि एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, अगर ये वेस्ट शरीर के बाहर न निकले तो शरीर को मलिन कर देगा, दूषित कर देगा, इसको मल कहेंगे। जो भी स्टूल है आपका, यूरिन है, स्टूल है, स्वेट है, ये सब उसके जो है ये मल है के रूप में है। जो भी निकलता है नाक से, मुंह से, कफ से, कोई भी हो, जो भी होगा, जो ये अगर रह गए तो शरीर को मलिन कर देते हैं, शरीर को गंदा कर देते हैं, शरीर को बीमार कर देते हैं। बीमारी के संदर्भ में देखिए, ठीक है? यहां तक समझ में आया? आगे चले? सागर भी आ गए क्या? शरद ज्वाइन कर चुके हैं? तो अब 3 स्तंभ हमारे विवाद पित्त कफ हो गए, और हम लोग आगे धातुएं पढ़ेंगे। हम लोग धातुएं हैं, और फिर हम लोग पढ़ेंगे मल। धातुओं के संदर्भ में मल है। तो अब हम लोग आगे पढ़ें ये, और सब चीजें बहुत डिटेल में है। तो अब 3 चीजों, जैसे ये कंसेप्ट मुझे उन्होंने कहा कि जैसे हम लोगों ने कहा था ना, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंता पुरुष, और यावंता पुरुष तावंतो लोके। तो ये जो कंसेप्ट था उनका, वो क्या कंसेप्ट था?
कहा कि भाई वहां देखिए, तो उनका चंद्रमा, अब ब्रह्मांड में क्या है, चंद्रमा, तो चंद्रमा को उन्होंने कहा कि क्रिएटिंग पावर है, क्रिएट करता है। सूर्य क्या करता है, सूर्य एसिमुलेटिंग पावर है, और वायु क्या है, डिफ्यूजिंग पावर है। तीन पावर है, चंद्रमा है, सूर्य और वायु है। तो उन्होंने कहा कि चंद्रमा क्रिएटिंग पावर है, क्रिएट करता है, सूर्य क्या है, एसिमुलेटिंग पावर है, और वायु डिफ्यूजिंग पावर है। और अगर और अधिक चले जाए तो चंद्रमा जो है ब्रह्मा के रूप में है, सूर्य विष्णु के रूप में है, और वायु डिफ्यूजिंग पावर में है, डिफ्यूज कर देते हैं, यानी शंकर के रूप में है। तो ये तीनों जगत को धारण करते हैं। चंद्रमा क्रिएटिंग पावर से जगत धारण करता है, इसमें तीनों है, सूर्य है एसिमुलेटिंग पावर और डिफ्यूजिंग पावर। तो जैसे ब्रह्मांड को ये धारण कर रहे हैं, उसी तरह कफ क्या करता है, कफ एनाबलिक फंक्शन द्वारा, एनाबलिक माने जोड़ना, और पित्त कैटाबलिज्म फंक्शन द्वारा ब्रेक करना, और वात जो है नर्वस फंक्शन के द्वारा शरीर को धारण करता है, डिफ्यूजन सिस्टम। तो नर्वस तीन सिस्टम, ये हमको था ना एनाबलिज्म, तो एनाबलिज्म और कैटाबलिज्म और नर्वस सिस्टम, तीन फंक्शन हमारे पास है। तो वहां तीन की तुलना जो है यहां से की गई कि वात जो है नर्वस सिस्टम, यानी जो भी विचार आते हैं वो वात की वजह से आते हैं। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में तो सुख भी है और दुख भी है, जिसमें सुख हो सकता है उसमें दुख भी होगा, जब सुख नहीं होगा तो दुख होगा, और जब दुख नहीं होगा तो सुख होगा, क्योंकि एक ही पहलू है, दुख होगा या सुख होगा। तो इसलिए दोनों रोगों के आश्रय हैं। भाई रोग वही वही स्वस्थ हो सकता है, उसी में रोग आ सकते हैं, ये सब कंसेप्ट है। मोक्ष परिभाषा तो अलग चीजें हैं। अब यहाँ कर्म के दो प्रकार हैं, ये तुलना करते रहिएगा चाइनीज से। कर्म के पूर्व जन्म के किए गए कर्मों को दैव कर्म या प्रारब्ध बोलते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि जो पूर्व जन्म है, पूर्व जन्म हम भी मानते थे, चाइनीज भी मांग रहे हैं, चाइनीज भी यही कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि माता पिता से और ईश्वर से जन्म के समय जो आपको ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा किडनी में आती है, और उसको हम लोग इसेंस कहते हैं, कुछ भी कह लें, वो ऊर्जा जो है हमारी कौन सी ऊर्जा है, वो कहते हैं कि ये हमारी प्रीनेटल पावर है। तो प्रीनेटल वही प्रारब्ध है। पुरुषार्थ क्या है, जो हम लोग काम करते हैं, वो पुरुषार्थ माने जो इस जन्म में जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा पुरुषार्थ है, उसको पौरुष कर्म बोलेंगे। तो यानी यही चीज चाइनीज में अलग ढंग से कही गई, केवल एक कंसेप्ट यही है। उन्होंने कहा कि एक होती है स्प्लीन, स्प्लीन माने जो बाद में आज हम खा पी रहे हैं, अपने कर्म कर रहे हैं, उनका प्रभाव पड़ता है, और जो वहां पर पुराना आता है वो किडनी में संग्रहित रहता है। तो जो आयुर्वेद की बात है, यानी जो भारतीय दर्शन की बात है, उसमें कहते हैं कि मोक्ष मोक्ष हमारा अंतिम अंतिम सत्य है, कि भाई मोक्ष हमको प्राप्त करना है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो कर्म क्या है, हम सत्कर्म करते हैं तो मोक्ष की ओर जाते हैं। मोक्ष माने आवागमन के चक्र से, मतलब हम जन्म लें और फिर मरे, जन्म लें मरे, इससे मुक्ति अगर मिल जाए तो यही मोक्ष है। तो उसके लिए हमको सबसे पहली पावर चाहिए सत्कर्म, सत्कर्म, और उसके उसके बाद में हम लोग उसी से हम लोग जो मानसिक रोग हैं, सत सत्व रजस तमस, तो सत्व वाला सत्व गुण जो होगा वही हमारा क्रिएट करेगा। हमारे बीच में बबली सिंह ज्वाइन कर चुकी हैं, सवाई फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। तो यानी अगर रजोगुण और तमोगुण जब तक रहेंगे
तब तक इस सिद्धांत के अनुसार आवागमन का चक्र समाप्त नहीं होगा, चलता रहेगा। जब सतोगुण से आप पूरा तरह से सतोगुण वाले हो जाएंगे तो आपको मोक्ष की तरफ आप बढ़ जाएंगे। ये ठीक है। आगे आगे हम लोग चलते हैं। वाद दोष, ये बहुत विवेचना उस तरह की है। दोषों कार्य क्षेत्र समझ शरीर है। भाई कोई भी दोष या बल, इनका पूरा शरीर है। शरीर में क्रियाएं लगातार चल रही हैं, तो जिन स्थानों पर क्रियाशीलता विशेष रूप से प्रकट होती है उन्हीं को, मान लीजिए अगर कोई बात है तो जिन जगहों पर बात अधिक एक्टिव होगा उन जगहों को उसका स्थान विशेष बोल देते हैं। वही ये उनका पर्टिकुलर स्थान है। तो जैसे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर नीचे वाला, लार्ज इंटेस्टाइन, पेल्विस रीजन, और कंधे और पैर और अस्थियां, इन वात के स्थान है। तो हम लोगों ने ऐसे रखा था ना, याद करिए, नीचे हम लोगों ने कहा था कफ, वो वात, फिर पित्त और फिर कफ। वैसे देखिए यहाँ पर अगर तीन सेक्शन हम लोग बना लें इसके, तो ये हथेली के यहीं पे शरीर है, तो ये नीचे वाला जो है हमारा क्या होगा, वात, ऊपर वाला पित्त, और ये सबसे ऊपर वाला कफ। तो वात पित्त कफ, नीचे से वात, वात पित्त कफ, वैसे भी वात पित्त कफ। तो वही उसमें बताया गया है कि जो नीचे का एरिया है अधिकतर मेन क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन और पेल्विस रीजन, ये मेन है। और कंधे भी है, पैर, अस्थियां, मतलब बोन में अंदर जहां होता है। वायु गतिवाचक है। क्या वा गति गंधनयो, मतलब कहते हैं कि गति के तीन अर्थ हैं। गति का जो कहते हैं मूवमेंट वाला, अब मूवमेंट के अर्थ समझिएगा। गति के तीन अर्थ हैं, जो उनमें ज्ञान, गमन और प्राप्ति, यानी ज्ञान भी, ज्ञान कोई है वो भी गति का रूप है, कोई गमन मूवमेंट है वो भी उसका है, और प्राप्ति भी है। तो यानी इनके जनक, इन चीजों को पैदा करे वही हमारा वात है। तो अब ये कहते हैं कि अब ब्रह्मांड की बात करिए, देखिए जो संसार में वात है, वायु है, वो क्या करता है, भूमंडल को धारण करता है, अग्नि को जलाता है, और सारे नक्षत्रों को अपनी जगह स्थिर रखता है, नियम पूर्वक मूवमेंट कराता है, भाई ऐसे आप मूवमेंट करिए, ऐसे करिए। फिर कोई भी फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन वात कराता है, यही वायु कैसे कराता है, मेघों को बनाता है, मतलब इसी की वजह से मेघ बनते हैं। बीजों में अंकुरण यही करता है, कोई भी चेष्टा, कोई भी एक्शन इसी के द्वारा होता है। इवन नर्वस सिस्टम के फंक्शन जो है वो भी इसी द्वारा होते हैं। तो ये जो है ये वात की है, वायु, इसलिए वायु को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। कोई भी देखिए लिखा हुआ है, ये पढ़िए, जहां जिस वस्तु की आवश्यकता हो वहां उसकी प्राप्ति कराने का काम भी वात, यहां आवश्यकता है वहां पर इंद्रियों के अपने अपने विषयों ग्रहण के ज्ञान उत्पन्न कराना भी इसका काम है। मन तो है, मन को आदेश मिलता है, मन को तो ये होता है कि मन को तो आदेश मिलता है, लेकिन आता तो इसी माध्यम से, तो यानी बात ही प्रबल होता है जिसकी वजह से आपको ज्ञान उत्पन्न करता है। ये समस्त क्रियाएं बात के द्वारा होती हैं, इसलिए बात सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई भी एक्शन जो आप कर रहे हैं वो बात की वजह से है। बात की क्या है, रुक्ष है, शीतो लघु, सूक्ष्म चलोथ, विशुद्ध खरा, ये उसकी ये सामान्य गुण है। रुक्ष है, शीत है, शीत मान ठंडा, लघु है, लाघवकारी है, सूक्ष्म है, चलोथ चलने वाला है, मूवमेंट वाला है, और विशद है, खर है, और विपरीत गुणाई द्रव्य मारुता संपशाम्यति। अगर ये कभी प्रॉब्लम इसको हो गई, यानी बैलेंस फॉर्म में नहीं हुआ, तो इससे जो विपरीत गुण है वो द्रव्य दे दी जाएंगे, तो ये इनका शमन होता है।
इनका श्रमण माने कम हो जाए, कमजोर होता है। जैसे रुक्ष है, शीत है, लघु सूक्ष्म चल है, उसका उल्टा रुक्ष की जगह स्निग्ध, शीत की जगह उष्ण, लघु की जगह गुरु, सूक्ष्म की जगह स्थूल, चल की जगह स्थिर और विशुद्ध पिछिल। ये खर की जगह आपको श्लक्ष्ण, चिकना, अगर ये सब चीजें हो जाएंगी तो इसका मतलब बात बढ़ा हो तो आप इस तरह की द्रव्य द्रव्य चीजें देंगे तो ठीक हो जाएगा। पहले तो ये चिकित्सा मेडिसिन वाली थी ना, इसलिए इसको कहा गया है। वायु को जो प्रकोपित करने वाले, मतलब प्रकृति ने बैलेंस फॉर्म में न होकर नाराज हो जाए तो बैलेंस फॉर्म में नहीं है, तो द्रव्य कर्म निश्चय ही शरीर को रूखा करेंगे, हल्का करेंगे, शीतल करेंगे, दारों को खर विशद छिद्रूत कर देते हैं। ये फंक्शन है उसके। अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो अगर इनको बैलेंस फॉर्म में रखना हो तो इससे विपरीत ज्वाला जो होंगे, स्निग्ध चिकना, गुरु भारी, उष्ण मतलब गर्म, श्लक्ष्ण मृदु, पिछिल घन, ये वाले देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए भौतिक गुण क्या है। वात के समान गुण रुक्षता, ड्राइनेस है, शीतलता है, हल्कापन है, लाइट सब्टिल है, मोबाइल है, क्लियर है और खर है। तो ये कह रहे हैं, अब उसको बता रहे हैं कैसे आप समझिए इसको, कि शरीर में होने वाले नर्वस फंक्शन और शरीर और मन पर पड़ने वाले हार्मोनल कार्य के प्रभाव के अध्ययन से वात के अनेक गुण, क्यों हम लोगों ने पढ़ा था नर्वस फंक्शन, तो नर्वस फंक्शन कंट्रोलिंग फंक्शन ग्रुप में है, वही उसका नर्वस सिस्टम भी है, तो वो सॉरी हार्मोनल सिस्टम भी, एंडोक्राइनल सिस्टम, तो दोनों सिस्टम के उससे हमको ये देखना पड़ेगा कि वात की वजह से ही अधिक होता है। जैसे उन्होंने थायराइड का एग्जाम्पल लिया कि उरुक्षता, शीतलता, खरता होगी, तो वो कह रहे हैं कि दोष ये है। अब वायु की बहुत प्रमुख विशेषताएं तो बहुत है, इसमें सभी है। बहुत शरीर रूपी यंत्र को धारण करता है, सारे अवयवों को धारण करता है। वायु जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर में रहने वाले प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान की यही आत्मा है। सभी चेष्टाओं का नियामक है। कोई भी एक्शन जो आप कर रहे हो, समस्त मन का प्रणेता, इधर से उधर ले जाने वाला यही है। सभी इंद्रियों का प्रेरक है, सभी इंद्रियों के अर्थों का अभिमान करने वाला है, उनको मिलाता है और उनको समझता है। जहां साम्यावस्था में स्थित वायु ही इंद्रियार्थ ज्ञान का कारण होता है। शरीर सभी धातुओं को, सभी कामों, सभी जो धातुएं हैं, सब कहते आप ये काम करो, अब ये काम करो, ये काम करता है। शरीर को जोड़ने वाला है, वाणी बोलता है। ये स्पर्श और शब्द का प्रगति है, यही टच करने पर दोषों को सुखाता है, शरीर मल को बाहर निकालता है, इसमें बड़े छोटे अणु का भेदन करता है और गले में, गर्भ में शरीर तत्वों का निर्माण यही करता है। ये उसकी विशेषताएं के रूप में है। ये उसके बहुत अर्थ हैं जो उसके शब्द वहां श्लोक में आया है। ये सभी इंद्रियों के विषयों का वहन, इंद्रिय के विषय क्या है? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। इनको वहन करने वाला, इनको लेता समझ जाता है, इनको यही तरीका है। अगर कोई ना हो रहा तो बैलेंस फॉर्म में नहीं है। बात क्या है? अब प्रोलैप्स होगा तो बात जिम्मेदारी। शरीर संधानम, वाणी प्रवृत्त करना है, हर्ष उत्साह की सृष्टि करता है। शरीर क्लेद स्थानम, शरीर क्लेद आदि के दोषों को नष्ट करता है, अग्निकर्म को प्रदीप्त करता है। ये उनको। और फिर क्या है कि पित्त है, देखिए बहुत बढ़िया श्लोक है, पित्त है पंगु, पित्त की विशेषता बताई गई है। पित्त है पंगु, कफ है पंगु, पंगवो माल धातु है, और वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। पित्त पंगु है, मतलब बिल्कुल कमजोर है। कफ पंगु है, और पंगु मल धातु सभी पंग है, लेकिन वायु सबसे अधिक। वात इतना महत्वपूर्ण है कि वो जहां भी जो भी जिसको ले जाना चाहती है उसको
वो अपने वायु के साथ जोड़ दिया तो वो तुरंत मेघ की तरह दौड़ते चलते हैं, ये उनका। अब ये इसी को यहाँ देखिए, ये कौन कौन है, 5 बात ये बोलिए। अनु मैडम, बबली सिंह, सुधा पाठक मैडम, बोलिए, कुछ समझ में ठीक आ रहा है, कुछ नहीं? यस सर, जैसा समझा रहे हैं शुरू से ही आयुर्वेद बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आपसे सर। बबली सिंह, बबली मैडम, तो क्या अब वायु वो सारे कहिए तो, प्राण वायु बता दें पहले वाला, कुपित वायु के कार्य बहुत बता दें, बोलिए। 10 मिनट है सर, बता सकते हैं। भारी न लगे इसलिए बोल रहा हूँ। अनु मैडम बोलिए, आप बताइए, आप मेन उसमें वो है, क्लास में तो आप ही को रहना है मान लीजिए, तो बता दीजिए। शरद, आप बताओ। यस सर। आगे करें, अभी कर दे, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ना हो लगे कि आप लोगों का दिक्कत हो गया। मैं तो बोलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये अब धातुओं का, वायुओं का परिचय है, वायु का। चलिए बोल देता हूँ, अभी 10 मिनट है ना, आपके लिए कितना मिनट है शरद? शरद, आपका समय आपका हो जाएगा पूरा, कोई चिंता तो नहीं है ना? नहीं 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 सर, 8 बजे तक खत्म कर देना आज। ठीक है सर। कितना आपको समय चाहिए उसमें? सर आप हो जाएगा सर, थोड़ा वैसे है तो बड़ा ही सर, अगर थोड़ा एक्सप्लेन करना थोड़ा टाइम तो लगेगा। 1 घंटे में हो जाएगा ना? यस सर, यस सर, ट्राई कर लूंगा सर। ठीक, चलिए तो हम आपको इसको बता देते हैं, जितना बता सकते हैं उतना बता देते हैं, फिर आगे इसको चलाएं। 5 प्रकार की वायु है, तो 5 प्रकार की वायु वात है, और 5 प्रकार के पित्त हैं, और 5 प्रकार के कफ है, 5 ही प्रकार के हैं, उसी को समझना है। प्राणोदान समानाख्य व्याना पान ही स पंचधा देहम तंत्र रहते सम्यक स्थानेषु अव्याहता शरण। अव्याहत माने बिना किसी रुकावट, अव्याहत गति से, अव्याहत गति के रूप में कहा जाता है, अव्याहत गति से चल रहे हैं, यानी बिना रुकावट के गति। अब क्या है? प्राण प्लस उदान, प्राणोदान, प्राण प्लस उदान माने प्राणोदान। समानाख्य मतलब समान वायु, और व्याना, व्यान और अपान, व्याना प्लस अपान ही है, व्याना तो व्याना में व्याना और प्लस अपान ही, तो प्राण हो गया, उदान हो गया, समान हो गया, व्यान हो गया, और अपान हो गया, ये 5 हो गए, सब पंचधा, ये 5 है। अब क्या काम करते हैं ये कि देहम तंत्र, तंत्र क्या माने सिस्टम, हम लोग कहते हैं ना कि सेल है, सेल के बाद हमारा कहते हैं टिश्यू, टिश्यू के बाद हम क्या कहते हैं ऑर्गन, ऑर्गन के बाद सिस्टम, और सिस्टम के बाद बॉडी। तो हमारा कहते हैं नर्वस सिस्टम, कोई सिस्टम है, तो वही हम कह रहे हैं, उसको सिस्टम को तंत्र कहते हैं, सिस्टम। देह को तंत्र की तरह, पूरा जैसे शरीर हमारा जो है वो तंत्र है, एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा मशीनरी है, उसको कहते करते हैं कि अपने अपने सम्यक स्थानेषु प्लस, स्थानेषु माने स्थान में, अव्याहत, अव्याहत माने बिना किसी रुकावट की गति के। तो ये क्या कहते हैं, ये सारे 5 प्रकार के जो वायु हैं, तो ये वायु क्या करते हैं
देह में, सारे देह में अपने अपने स्थान में रहते हैं, लेकिन ये सारा अपने अपने में रहते हुए और बिना रुकावट के, बिना अव्याहत गति से, बिना रुकावट के चलते हुए देह को एक सिस्टम की तरह संचालित करते हैं। अच्छे सिस्टम कहते हैं कि हमारी बॉडी सिस्टम बहुत बढ़िया है, तो वैसे देह को, शरीर को एक सिस्टम की तरह सम्यक रूप से, अच्छी तरह से इसको संचालित करते हैं। ये उसका अर्थ है, ठीक है। अब प्राणवायु कहाँ कहाँ होती है? मूर्धा माने सिर, मस्तक, छाती, कंठ में, जीभ में और नाक में, इतने एरिया में ना। बस छाती, कंठ हो गया, जीभ हो गया, नाक हो गई, और सिर और मस्तक, इन ऊपर, ठीक। उदान वायु कहाँ रहती है? नाभि प्रदेश में, छाती में और कंठ में और नाक में। ये भी नाभि प्रदेश मेन है, लेकिन छाती और कंठ, नाक में रहती है। समान वायु कहाँ रहती है? आमाशय में और पक्वाशय। जो पक्वाशय को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम तो हम आमाशय में और पक्वाशय में रहती है। तो यानी इस एरिया में व्यान वायु कहाँ रहती है? हृदय प्रदेश माने हार्ट और संपूर्ण शरीर। अपान वायु कहाँ रहती है? बस्ती, शोणी, मूत्रेंद्रिय, वर्ण, मतलब जो आपका नीचे अधो थर्ड वाले, जो सूर्य पास करने के लिए, इन सब में इसका यूज। अब कुपित वायु कह रहे, कुपित माने बैलेंस जो न हो। तो अगर ये शरीर में जो कुपित वायु है, अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न करता है और शरीर को पीड़ित कर देता है। तो क्या होगा? बल कम होगा, आपका वर्ण होगा, वर्ण चेंज हो जाएगा, मतलब आपको कलर चेंज हो जाएगा, सूख जाएगा, सुख और आयु की हानि। ना आपको जब बीमारी रहेगी तो क्या होगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा, आयु की हानि होगी। मन को प्रसन्न नहीं होने देगा, सभी इंद्रियों की शक्ति का विनाश कर देगा, गर्भों का विनाश करेगा, गर्भस्थ प्राणी के शरीर को विकृत कर देगा, अधिक समय तक रोके रखेगा और मन में भय, शोक, मोह, दीनता, प्रलाप आदि को उत्पन्न करेगा और प्राणों का विनाश भी करेगा। ठीक है, ये हमारे आपको भी क्या करेगा? अगर प्रकृति माने बैलेंस फॉर्म में करे तो क्या करेगा? जब ये बाहरी वायु की बात कर रहे हैं, बाहरी माने ब्रह्मांड की, जब वायु अकुपित मतलब प्रकृतिस्थ होता, मतलब बैलेंस फॉर्म में होता है, तो क्या करता है? तो संसार में विचरण कैसे करता, क्या करता? पृथ्वी को धारण करेगा, अग्नि को प्रज्वलित करेगा। हम कहते हैं ना कि बिना ऑक्सीजन के नहीं चलती, अग्नि को प्रज्वलित करेगा। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और सभी ग्रहों को निरंतर गति में रखेगा, अपनी जगह बैलेंस किए रहेगा। बादल बना देगा और बादलों से पानी को बरसा देगा, जल के स्रोतों को पूरा बहने के लिए प्रवृत्त करेगा। जल के स्रोत जो होंगे उनको कहेगा आराम से बहिए, फूल और पत्तों को फलों को उत्पन्न करेगा। वृक्ष आदि जो नीचे से ऊपर आते हैं उनको उद्भिद कहते हैं। तो उद्भिदों को अंकुर के रूप में बाहर निकालना। देखिए कहते ना, बीज डाल देते तो अंकुरित हुआ था, वो यही कारण है। संपूर्ण वर्ष को ऋतुओं के रूप में विभाजित करना। भाई आप जाड़ा, गर्मी, बरसात बोलते हैं, उनको ऋतुओं में विभाजित करता है। स्वर्ण आदि धातुओं को विभाजन करेगा, स्वर्ण धातुओं के अपने अपने मान को व्यक्त करेगा, बीजों में अंकुरण शक्ति पैदा करेगा, अनाज को बढ़ाएगा और सड़ने से बचाएगा, सुखा देगा, और जो भी विकार रहित वो है उन कार्यों को करेगा। अगर बाहरी वायु प्रकृतिस्थ नहीं हुई, मतलब इम्बैलेंस फॉर्म में हुई, तो क्या करेगा? अगर ये संसार में विचरण करेगी तो क्या होगा? पर्वत चोटियों को बिल्कुल नष्ट कर देगा, टूट तोड़ मरोड़ देगा, बड़े बड़े पेड़ों का पूरा भूकंप आएगा और बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देगा, समुद्र को सुनामी ला देगा, जलाशय को बिल्कुल ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न करा देगा, फिर नदियों के जल को प्रतिकूल दिशा की ओर बहा ले जाएगा, संपूर्ण भूमि को कपा देगा, वही आपका भूकंप। बादलों को परस्पर टकराकर गरजने की ध्वनि पैदा करेगा, आकाश से निहार स्नो
स्नो और धूल धूल बालू मछली मेढक ये सब की वृष्टि करेगा, बारिश कर देगा। 6 ऋतुओं के क्रम को बिगाड़ देगा, फलों को स्वाभाविक रूप से नहीं होने देगा, प्राणियों में विघ्न कर भयजा महामारी फैला देगा और सभी चीजों को विनाश कर देगा। ये तो भगवान वायु को क्या माना गया? परम बहुत वायु, मन तो बहुत ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मन से के बाद अगर वायु को आप कहें तो बहुत पावरफुल है। मतलब आयुर्वेदिक में वायु बहुत पावरफुल है, भगवान के समान ऐश्वर्यशाली माना गया इसको। विनाश रहित है, प्राणियों की उत्पत्ति विनाश के कारण है, सुख दुख का कारण है। सुख दुख इसी वजह से, आप कोई भाव की विचार की बात। मृत्यु, यम, नियंता, प्रजापति ये नाम दी गई, इससे इंपॉर्टेंस पता लगती है। ये मृत्यु है, ये यम है, नियंता है, प्रजापति है, अदिति है। अदिति आप समझ सकते, सूर्य के मतर के रूप में कहा जाती है, और अदिति को देवता कहा जाता है जो परमेश्वर के रूप में। विश्वकर्मा यानी जो ईश्वर के रूप में है, विश्वरूप ईश्वर के रूप में, सर्वज्ञ सभी चीज जानने वाला, सभी तंत्रों का विधाता, और सभी पदार्थों में अणु छोटा विभू विष्णु पृथ्वी आदि लोगों को लाकर सर्वत्र विचरण करने वाला वायु ही भगवान है। यानी भगवान के स्वरूप के रूप में माना गया है इसको, वायु को। अब हम लोग अगली बार तो हम लोग यहीं पर इसको छोड़ते हैं भी, क्योंकि अब 5 का उदाहरण आएगा। बताइए, आभा मैडम ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका स्वागत है। आप इस दशा में हैं, बात वो अनम्यूट कर सकती हैं, अनु ठकराल अनम्यूट कर सकती है। कोई बात करना, शरद के अलावा और कोई है? शरद, शरद ही केवल है। बबली सिंह, बबली सिंह तबीयत कैसी है? बबली भी नहीं शायद, ज्वाइन तो कर लिया है। एनीवे, तो हम लोग जो है खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए संकल्प है, और खेमका सर का जो कहना है उसमें ये कि अपने ज्ञान को बढ़ाइए, और केवल ज्ञान को बढ़ाने से काम नहीं बनेगा, ज्ञान को ट्रांसफर भी करिए। अगर ज्ञान को ट्रांसफर नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल जैसे पानी जो है आपका एक जगह रुकता है तो वो पीला पड़ जाता है या काला पड़ जाता है और मटमैला हो जाता है, तो वैसे ही आपकी ऊर्जा नष्ट होगी। ये ऊर्जा स्वरूप है ज्ञान, तो इस ऊर्जा को ट्रांसफर करिए ताकि सब जगह ये ऊर्जा पहुंचे, और तभी उनका सपना पूरा हो। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीम वन। इन्हीं के शब्दों के साथ हम लोग अभी विराम लेते हैं 3-4 मिनट का, फिर हम लोग आते हैं। नमस्ते सर, कुछ बोल रहे थे, मैं उधर किचन में चली गई थी। ओ कोई बात नहीं, हम पूछ रहे थे, हमने आपको कैसा लगा बताओ। नहीं, सर ये अच्छा था, बहुत बढ़िया था। सर ये फंडामेंटल तक पढ़ाना है ना सर, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो एक्यूपेंचर तक? हाँ, फंडामेंटल्स में है, एक यस सर। 3 पेज है, कितने पेज है? नहीं सर, 3 चैप्टर है मतलब, क्योंकि आप ट्रीटाइज 4 में तो सिंगल एक उसमें आ जाता है चैप्टर, तीनों जो चैप्टर है उसमें एक में इंक्लूडेड है ट्रीटाइज 4 में। ट्रीटाइज 3 में वो अलग अलग करके 3 चैप्टर है।